षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से प्रत्यय लगाने की विधि का विचार कर रहे हैं और अभी हम धातुओं से यंग प्रत्यय लगा रहे हैं। और यंग प्रत्यय लगाने के लिए जो उपांग थे उनका हमने विचार कर लिया। हमने जान लिया कि यंग प्रत्यय लगने पर अथवा यंग का लुक होने पर धातु को द्वित्व कैसे किया जाता है और द्वित्व होने के बाद अभ्यास कार्य जो सामान्य होता है वो कैसे किया जाता है। तो यंग परे होने पर और यंग लुक परे होने पर होने वाला द्वित्व और द्वित्व होने के बाद होने वाला सामान्य अभ्यास कार्य, यहाँ तक विचार हम कर चुके हैं। अब हमें ये विचार करना है कि द्वित्व होने के बाद अभ्यास में विशेष कार्य कौन से होते हैं। यंग परे होने पर अथवा यंग लुक परे होने पर जो अभ्यास है उस अभ्यास में कौन से विशेष कार्य करना है, इनकी बात हम करेंगे। तो अभी तक तो हमने जो बात की वो यंग और यंग लुक के लिए एक साथ बात की। अब हमें यंग के लिए अलग बात करना पड़ेगी और यंग लुक के लिए अलग बात करना पड़ेगी। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, जब धातु से यंग हुआ और यंग का लुक नहीं हुआ तो यंग सामने बैठा है, यंग प्रत्यय सामने बैठा है, तो प्रत्यय को निमित्त मानकर होने वाले कार्य हम पहले करेंगे और द्वित्व बाद में करेंगे। जैसे पा धातु से हमने लगाया यंग और यंग का लुक नहीं किया है तो यंग बैठा हुआ है। तो जब यंग बैठा है तो यंग को निमित्त मानकर होने वाला जो कार्य है वो क्या कार्य है? घूम आस्था गापा जहाती साम हली। ये कहता है पा को ई आदेश कर दो, पी बना दो। ये सूत्र कहता है कि घूम आस्थादि जो धातु है, इस सूत्र पर ही जितने धातु हैं, इन धातुओं के स्थान पर ईकार आदेश होता है हलादि किदगित आधातुक प्रत्यय परे होने पर। तो यंग प्रत्यय हलादि भी है और गित भी है और आधातुक भी है। तो जो शुद्ध पठित धातु हैं उनको हम ई बनाएंगे, दा को हम दी बनाएंगे, धा को धी बनाएंगे, पा को पी बनाएंगे, उसके बाद द्वित्व करेंगे। क्योंकि द्वित्व है 6-1 में और घूम आस्था है 6-4 में। ये पर है तो परत्वात पहले हम अंग कार्य करेंगे और उसके बाद हम द्वित्व करेंगे। तो दा को दी बनाकर हम दीदी बनाएंगे, पा को पी बनाकर हम पी बनाएंगे, ठीक है ना। पर यदि यंग का लुक हो गया तो जब यंग का लुक हो गया तो लुक होने के बाद घूम आस्था सूत्र हम लगा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास सूत्र है न लुमतांगस्य। लुमत शब्द के द्वारा जब लोप होता है, लुक श्लू लुप के द्वारा जब लोप होता है तो उनको निमित्त मानकर होने वाला अंग कार्य नहीं होता है। तो यंग का लुक हो जाएगा तो घूम आस्था सूत्र लगेगा ही, इससे ही तो होगा ही नहीं। तो हम दा को दादा बना देंगे, पा को पापा बना देंगे, धा को धाधा बना देंगे, द्वित्व प्रयोग कर देंगे, द्वित्व कर देंगे। तो दो अलग रास्ते हो गए ना। यंग प्रत्यय सामने बैठा है तो यंग निमित्तक अंग कार्य करने के बाद ही हम द्वित्व करेंगे। और यंग प्रत्यय का लुक हो गया है तो बिना किसी अंग कार्य को किए हम धातु को साक्षात द्वित्व कर देंगे। तो इसलिए दो अलग अलग रास्ते हैं, तो हम एक एक को अलग अलग लेके चलेंगे। तो अभी हम पहले बताते हैं यंग का लुक हो जाने के बाद हम किस प्रकार से अभ्यास कार्य करें। यंग का हमने लुक कर दिया है तो हम कैसे द्वित्व करें और कैसे अभ्यास कार्य करें, इसको हम पहले बताते हैं। क्यों इसको पहले बताते हैं? यंग प्रत्यय परे होने पर पहले क्यों नहीं बताते? यंग प्रत्यय परे होगा तो तन निमित्तक अंग कार्य करके द्वित्व करना पड़ेगा, तो रास्ता लंबा है। और यंग का लुक हो गया तो बिना कुछ किए द्वित्व कर देना है, तो रास्ता छोटा है, तो लघु है। तो लघु होने के कारण
पहले हम यंग का लुक होने पर द्वित्व करके अभ्यास कार्य हम बता रहे हैं। तो सामान्य अभ्यास कार्य हम बता चुके हैं, विशेष अभ्यास कार्य हम बताएंगे। तो देखिए, ये मान के चलिए कि धातु हैं, उनसे हमने यंग प्रत्यय किया। धातु रेखाचो हलादि क्रिया स्वामी विहारी यंग से, जिन धातुओं से प्राप्त था उनसे हमने यंग प्रत्यय किया और यंगोचिचा सूत्र से हमने उसका लुक कर दिया। और लुक करने के बाद संयंगो सूत्र से हमने उसको द्वित्व किया। और द्वित्व करके जो एक धातु था, एक दिख रहा था, उसका द्विप्रयोग हो गया, 2 बार प्रयोग हो गया, तो 2 हो गए। उसमें से जो पूर्व भाग है उसकी हमने पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा की, और अभ्यास संज्ञा करने के बाद जो सामान्य अभ्यास कार्य थे वो हमने कर लिए। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। क्या किया सामान्य अभ्यास कार्य हमने? खाद था, उसको हमने हलाती शेषा किया, तो दा का लोप करके खा को बचा लिया। और यदि शरपूर्वा खया का विषय है तो हमने खय को बचाया, बाकी का लोप कर दिया। जैसे स्पर्ध को हमने स्पर्ध स्पर्ध पस्पर्ध किया, खाद को हमने खाद खाद खा खाद किया, फिर हमने उसको ह्रस्व किया। उसके बाद कुहोशु से हमने कवर्ग के स्थान पर हकार के स्थान पर चवर्ग किया। यदि अभ्यास के अंत में रिकार है तो उसको हमने उरत किया। और अभ्यास में यदि झष हैं उनको हमने जश बनाया, और अभ्यास में यदि खय हैं तो उनको हमने चर बनाया। तो ह्रस्व हलादि शेष शरपूर्वा खय उरत कुहोशु अभ्यासे चर्च, ये कार्य हमने कर लिए। और जो द्युत धातु है उसके अभ्यास को हमने संप्रसारण किया। तो द्युत द्युत दिद्युत अभ्यास को हमने संप्रसारण कर दिया, तो दिद्युत हो गया। इतने कार्य हमने कर लिए। और जो स्वाप है उसको क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि स्वाप धातु निजंत है, निजंत धातु अनेकाच है, तो उनसे यम हो गई नहीं। तो द्वितीय स्वाप्य और संप्रसारण में से द्वित तो लगेगा, स्वाप नहीं लगेगा। ये सामान्य अभ्यास कार्य हमने कर लिए। अब हम विशेष अभ्यास कार्य की बात कर रहे हैं। यंग लुक परे होने पर ये सावधानी रखें, यदि यंग प्रत्यय बैठा है तो पहले यंग निमित्तक अंग कार्य हम करेंगे और बाद में द्वित्व करेंगे। यंग का लुक हो गया है तो बिना किसी अंग कार्य को किए हम सीधे द्वित्व कर देंगे, और द्वित्व करके पूर्व भाग की अभ्यास संज्ञा करेंगे और अभ्यास कार्य जो सामान्य उनको कर लेंगे। अब विशेष अभ्यास कार्य क्या करना है उनकी बात हम कर रहे हैं। तो हम कहाँ से आरंभ करेंगे? तो जो व्यवस्था हमने अभी तक बनाई है पाणिनि शास्त्र के अनुसार कि हम धातुओं को अपनी दृष्टि में रखेंगे, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, इसी क्रम में रखेंगे। आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, तो दीर्घ ऋकारांत, इतने हम अजंत धातु बनाएंगे। और अधुपद, इदुपद, उदुपद, ऋदुपद के क्रम से हम हलंत धातुओं को लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि पाणिनि ने ऐसे किया है। ये विभाजन पाणिनि का किया हुआ है, हमने केवल उसको देखा है, हमने कुछ किया नहीं। पाणिनि ने जैसा देखा हमने वैसा देखा, तो प्रक्रिया सरल हो गई, मुट्ठी भर की हो गई, बच्चे समझने लगे। तो सबसे पहले हम आकारांत धातु लेते हैं और आकारांत धातु के साथ हम एजंत धातुओं को मिला लेते हैं। जब भी आधातुक प्रक्रिया में हम जाते हैं तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है कि आकारांत एजंत को मिलाकर एक समुदाय बना लें। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सूत्र है आदेश उपदेशे शिथि। जो एजंत धातु हैं जिनके अंत में एच है, ए ओ आई ओ, उस एच के स्थान पर आ आदेश हो जाता है, आकार आदेश हो जाता है। ये कब होता है, किसके कारण होता है? तो ध्यान से समझना, इस एच के स्थान पर आकार होने का कोई निमित्त नहीं है, ये किसी कारण नहीं होता। ये आ तो अनैमित्तिक है, किसी कारण नहीं होता। पर क्या कहा गया है? अशिति, अर्थात एच के स्थान पर आ होता है और शित प्रत्यय परे होने पर नहीं होता है। तो कहाँ नहीं होता ये बता रहा है सूत्र, और कब होता है ये नहीं बता रहा है। मतलब इसके एच के स्थान पर आकार के होने का कोई निमित्त ही नहीं है, ये अनैमित्तिक आत्व है। इससे क्या लाभ हुआ? यदि आधातुक प्रत्यय परे होने पर एच के स्थान पर आत्व होता तो यंग का लुक होने पर
आ तो नहीं हो सकता था, क्योंकि यंग का लुक हो गया, आधा तो प्रत्यय है नहीं, तो कैसे आत्व करेंगे? तो यंग का लुक हो गया तब भी आत्व हो जाएगा, क्योंकि ये जो आत्व है ये अनैमित्तिक है। तो जितने एजंत धातु हैं इनको हम बना लें आ, तो ग्लई ग्ला, म्लई म्ला, वे वा, व्ये व्या, ध्यई ध्या, शो सा, छो छा। जितने भी धातु एजंत हैं जिनके अंत में ए ओ यू हैं उनको हम बना लें आ। तो सारे धातु जो एजंत थे वह आकारांत बन गए और आकारांत वर्ग में शामिल हो गए, जाकर के इकट्ठे हो गए। ये एक विचार हुआ, क्योंकि इन सबके हम एक साथ रूप बनाएंगे, यही प्रक्रिया है। पानी में एक एक धातु का थोड़े बनाते हैं, एक एक धातु का रूप बनाने चलेंगे तो जीवन पूरा हो जाएगा, रूप ही नहीं बनेंगे। तो वर्गीकरण करके ही बनाना है। तो हमने सबसे पहले सारे आकारांत सारे एजंत धातु ले लिए। क्या करने के लिए लिए? कि इनके हमें यंग लुगंत धातु बनाना है। तो इससे हमने यंग को लगाया और यंग का लुक कर दिया, और एजंत धातुओं को हमने आकार बना दिया, एजंत धातु को हमने आकारांत कर लिया। तो कौन से धातु यहाँ से छूट गए? कौन से छूट गए? तो दरिद्रा चला गया बाहर। क्यों चला गया? अनेकाक्ष है, इसी अंग हो गई नहीं, ये निकल गया। अब एक धातु और है, वो है वेय। जो वेय धातु है इसके लिए एक विशेष सूत्र है, वो इसी के लिए बना है सूत्र, उसी एक धातु के लिए सूत्र बना है कि वेय धातु को हमने आत्व तो कर लिया, आत्व को कोई नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रोकेगा? किसी कारण से नहीं हो रहा, बिना कारण के हो रहा है, तो हो ही जाएगा। तो वेय को हमने बनाया वा, वेय को बनाया वा। अब इससे हमने लगाया यंग, और यंग का कर दिया हमने लुक। तो यंग रहे कि यंग का लुक हो जाए, दोनों ही स्थितियों में संयोगो सूत्र से इसको द्वित्व तो हो गई होगा, क्योंकि यंग है तो यंग निमित्तक द्वित्व होगा, और यंग नहीं है तो प्रत्यय लक्षण मानकर यंग निमित्तक द्वित्व होगा। तो वेय धातु को वा बनाने के बाद इसको द्वित्व तो हमें करनी है, और जब इसको हम द्वित्व करेंगे तो जो पूर्व भाग होगा उसकी पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा हो जाएगी ना। और जब हम द्वित्व कर देंगे तो दो भाग जो बन जाएंगे वा वा, इनकी उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगी, अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये सूत्र कहता है अभ्यस्तस्य च, अभ्यस्तस्य च एक सूत्र है 6वें अध्याय के प्रथम पाद में, जो संप्रसारण का प्रकरण है, वहाँ ये सूत्र आता है। ये कहता है जो वेय धातु है अभ्यस्त भावी, ऐसा वेय धातु जब द्वित्व करके इसकी अभ्यस्त संज्ञा होने वाली हो, उस समय क्या करना चाहिए? अभ्यस्ती भविष्यतः, जो भविष्य में अभ्यस्त संज्ञा को प्राप्त करने वाला है, ऐसे वेय धातु को पहले संप्रसारण कर देना चाहिए। अभ्यस्ती भविष्यतः, अभी तो नहीं हुआ है और अभी अभ्यस्त संज्ञा भी नहीं हुई है, पर जब यंग आएगा तो द्वित्व होगा, तो इसकी अभ्यस्त संज्ञा होगी, ऐसा पहले से मान करके जो अभ्यस्ती भविष्यत, भविष्य में अभ्यस्त संज्ञा को प्राप्त करने वाला है, ऐसे वेय धातु को हमें पहले ही संप्रसारण कर देना चाहिए। तो वेय को हमने पहले संप्रसारण कर दिया, ये वेय धातु था, इसको हमने आत्व किया तो भा बन गया, वा को संप्रसारण किया और इसको हमने संप्रसारण आचरण से पूर्व कर दिया, तो धातु बन गया भू। अब इसको हु करके द्वित्व होगा, यंग है तो भी हु होगा, और यंग नहीं है तो भी हु होगा। उसके बाद हम कोहोष्यु करेंगे तो अभ्यास के हा को बनेगा झा, और झा को बन जाएगा जा, तो बनेगा जुहू, ये बनेगा। ठीक है ना? तो हम सारे आकारांत धातुओं के साथ सारे एजंत धातुओं को मिला करके एक बड़ा वर्ग बना के उन सारे आकारांत धातुओं के यंग लुगंत धातु बनाने का विचार कर रहे हैं। तो दरिद्रा निकल गया, और वे जो था आकारांत ये उकारांत हो गया।
तो इसको हम उकारांत बना के द्युत करेंगे और बाकी धातुओं को वो जैसे दिख रहे हैं वैसा ही इनको हम द्युत कर देंगे। तो हमने संप्रसारण करके इसको बनाया हु, और जब ये हु बन गया तो हमने पढ़ा है हला। जब संप्रसारण कर देते हैं तो सूत्र आता है हला। ये सूत्र है 642। ये कहता है अंगावयव जो हल, अंग का अवयव जो हल कौन है? ह। तदुत्तर जो संप्रसारण, उससे परे आने वाला जो संप्रसारण, तो संप्रसारण हो गया उ। तदंत जो अंग, अंगावयव हल है ह, तदुत्तर संप्रसारण है उ, तदंत अंग है हु। इसको दीर्घ हो जाता है। पहले हमने इसको संप्रसारण करके हु बनाया, दीर्घ करके हु बनाया। अब जो तो किया हु तो क्या बन गया? जुहू। ओशु करके रस्वा करके जुहू बन गया, जुहू ये बना। ये जुहू बनने तक तो जो कार्य किया ये सामान्य अभ्यास कार्य है, ये सामान्य अभ्यास कार्य है। तो वे धातु से चाहे हम सन लगाएं, वे धातु से चाहे हम लिट लगाएं, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। अभ्यस्त सूत्र से अभ्यस्त भावी वे को हमें संप्रसारण करना पड़ेगा पहले और द्युत करना पड़ेगा बाद में। तो द्युत करके सामान्य अभ्यास कार्य किया तो जुहू तक तो हम पहुंच गए। अब यम और यंग लुक परे होने पर कौन सी विशेष बात होना है? तो सूत्र कहता है गुणो यंग लुको हो, कि यंग परे होने पर अथवा यंग लुक होने पर अभ्यास को गुण हो जाता है, अभ्यास को गुण हो जाता है। तो किसको गुण होता है? ये गुण इकार उकार को ही होता है। अभ्यास के अंत में आने वाले इकार को ए और उकार को ओ, ऐसा गुण हो जाता है। तो जो जुहू था ये बन गया जोहू, जोहू बन गया, ये धातु बन गया। जोहू क्या बन गया? ये बन गया यंग लुगंत धातु। धातु बनाना एक काम है और धातु बन जाने के बाद उसके 10 लकार बनाना और प्रत्यय लगाना दूसरा काम है। तो पहले हम धातु बना रहे हैं, जब धातु बन जाएंगे तो फिर इनमें हम प्रत्यय लगाएंगे और प्रत्यय हम 2 हिस्से में लगाएंगे, साधातु प्रत्यय अलग और आधातु प्रत्यय अलग हम लगाएंगे जैसे हमने पढ़ा है। ठीक है। तो आकारांत धातुओं में से वे धातु को तो बन गया जोहू, एक हुआ। अब जो बच गए कुल 66 धातु थे आकारांत, उसमें से दरिद्रा तो अलग हो गया तो बचे 65। उसमें से जोहू ने अलग रास्ता बना लिया, वो आकारांत से उकारांत हो गया। तो अब ये जो आकारांत धातु बचे हैं इनको हम द्वित्व कैसे करें? तो यंग का तो लोग हो गया, तो यंग को निमित्त मानकर कोई कार्य तो हमें करना नहीं है, तो हम धातु को द्वित्व कर दें। तो हमने दा को लिया तो बन गया दादा, दादा बन गया, दा दादा, पा पापा, धा धाधा, या ऐसे द्वित्व कर लिया हमने। द्वित्व करने के बाद सामान्य अभ्यास कार्य पहले करेंगे, विशेष अभ्यास कार्य बताएंगे भीमा। तो सामान्य अभ्यास कार्य क्या हुआ कि अभ्यास को ह्रस्व से ह्रस्व हो गया, तो दा को ददा हो गया, धा को दधा हो गया, या को यया हो गया, पा को पपा हो गया। ये हमने सामान्य अभ्यास कार्य कर लिए, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब विशेष अभ्यास कार्य जो केवल यम और यमलुक में होता है वो हम आपको बता रहे हैं। किसके लिए? अभ्यास के लिए। तो अभ्यास के अंत में यदि आकार दिखाई पड़ता है आ, उसको क्या होता है? दीर्घोकिता, उसको दीर्घ हो जाता है। अकित अभ्यास को दीर्घ होता है यंग परे होने पर, यमलुक परे होने पर। यम और यमलुक परे होने पर अभ्यास को दीर्घ होता है। तो इसने तो कह दिया दीर्घ होता है, तो सारे अच को दीर्घ होना चाहिए। अब दीर्घ कहा जाता है तो सारे अच आ जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि गुणों यंग लुकों ने जब कहा गुण होता है तो इकार उकार तो वहां चले गए, इकार उकार को तो गुण हो गया, तो अकार बचा। रिकार को भी दीर्घ नहीं हो, रिकार के लिए दूसरे सूत्र आएंगे विशेष। इकार उकार रिकार के लिए दूसरे सूत्र आ रहे हैं, तो बचा क्या? अकार। अभ्यास के अंत में यदि अकार है, ह्रस्व ही तो मिलेगा, दीर्घ तो मिल नहीं सकता।
क्योंकि ह्रस्व सूत्र बैठा है, ह्रस्व सूत्र ने अभ्यास को ह्रस्व कर दिया। तो अभ्यास के अंत में यदि हमको ह्रस्व आकार मिलता है छोटा आ, तो उसको हम कर देते हैं दीर्घ। कब कर देते हैं? यंग परे होने पर और यंग लोग परे होने पर। सूत्र ने दोनों कह दिया। ये धातु था पा, इस पर यंग लगाया अथवा यंग को लुक किया तो द्वित हुआ तो पापा बन गया। फिर सामान्य अभ्यास कार्य किया, क्या किया? ह्रस्व, तो ह्रस्व से पापा बन गए। अब ये जो पापा बन गया, अभ्यास के अंत में रहने वाला ये जो आ है ह्रस्व, इसको हो जाएगा दीर्घ। किससे होगा? दीर्घोक्तितः। तो धातु बन गया पापा। अब ये धातु बन गया, ये धा धातु था, द्वित्व किया तो धाधा हो गया, ह्रस्व किया तो धधा बन गया। अभ्यास चर्च से हमने जष्ट किया इसको, धा को, झशाम जशा, तो दधा बन गया। अब दधा तो बन गया, तो दधा किसके लिए बना? लिट आएगा तो दधा रहेगा, लिट में दधा रहेगा, तो दधा ये बन गया सामान्य अभ्यास कार्य करके। और यम लोग के लिए विशेष अभ्यास कार्य क्या हुआ? अभ्यास के अंत में रहने वाले आ को हमने दीर्घोक्तिता से दीर्घ बना दिया। तो यंगलोक होने पर धातु बना दाधा। यंगलोक होने पर दाधा बनेगा। और ध्यान रखिए कि यंग प्रत्यय बैठा है तो दाधा नहीं बन सकता। यंग प्रत्यय के सामने बैठा है तब तो धा को पहले हम गुमास्ता से धी बनाएंगे और धीधी को दुत्व करेंगे और धीधी होकर दिधी बनेगा। तो गुणों यंगलोकों से गुणों के देधी बनेगा। तो यंग बैठा है तो देधी, यंग का लुक हो गया तो दाधा। दा धातु से हमने यंग लगाया, यंग बैठा है तो पहले दी बनाएंगे तो धातु बनेगा देदी। तो यंग होने पर देदी, यंग का लुक होने पर दादा। पा धातु से यंग लगाया, यंग बैठा है तो पहले हम पी बनाएंगे तो यंग बैठा है तो पीपी, पीपी, पेपी, यंग का लुक हो गया तो पापा। इसलिए दो अलग अलग रास्ते हैं, इसलिए हम दोनों को एक साथ नहीं बता रहे हैं ताकि बुद्धि में स्पष्टता बनी रहे कि अभी हम चल रहे हैं यंग लुक के रास्ते पर। हमने यंग लगाया है और यंगोचिचा से उसका लुक कर दिया है और लुक कर दिया तो लुक करते ही साथ हमें जान गए कि यंग को निमित्त मानकर हमें कोई कार्य नहीं करना है और धातु को साक्षात द्वित्व कर देना है। किंतु आत्म हमें करना है, आत्म हमें करना है, क्योंकि जो आत्म होता है आदेश उपदेश से ये अनैमित्तिक है, इसको किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं होंगे। और व्यय को संप्रसारण क्यों किया? क्योंकि अभ्यस्ति भविष्यता कह रहा है, इसलिए हो जाएगा। तो एजंत धातुओं को हम आत्म करेंगे, व्यय को हम संप्रसारण करेंगे और बाकी आकारांत धातुओं को हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा द्वित्व कर देंगे। द्वित्व करने के बाद जब अभ्यास को ह्रस्व हो जाएगा तब दीर्घोक्तिता सूत्र से उसको दीर्घ कर देंगे। इस प्रकार सारे आकारांत धातुओं के यंगलुगंत धातु हमने निष्पन्न कर ली। अब हम क्रमानुसार इकारांत तो इकारांत धातुओं के यंगलुगंत धातु बनाएंगे। तो ये विचार रखेंगे कि यंग का लुक हो गया तो कोई अंग कार्य नहीं करना है, धातु को उठाकर सीधा एक का दो बना देना है। ची चिची, नी 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 नी। तो हम द्वित्व करेंगे, सामान्य अभ्यास कार्य करेंगे, ह्रस्व इत्यादि जो प्राप्त होगा, और उसके बाद विशेष अभ्यास कार्य क्या करेंगे? गुणों यंग को हो। अभ्यास के अंत में रहने वाला जो इकार और उकार उसको हम गुण करेंगे किस सूत्र से? गुणों यंग को से। तो नी नीनी, ह्रस्व किया तो निनी, अब गुण कर दिया तो नेनी। ने धातु से यंग लुगंत धातु बना नेनी। ची चीची, चेची, चेची, जी जी जी, जेजी, श्वी श्वी श्वी, शेश्वी। जितने भी कारांत धातु हैं उनको बिना कोई अंग कार्य किए हमें द्वित्व कर देना है। शींग धातु आया, शींग, देखिए शी धातु है, द्वित्व किया तो शीशी, ह्रस्व किया तो शिशी और गुणों यंग लुकों से गुण किया तो शेषी धातु बन गया। अब देखिए यदि शी धातु के बाद
यंग बैठा हुआ है, इसका लुक नहीं हुआ, तब आपको क्या करना है? तब आप शी द्वित्व नहीं कर सकते। तब शी धातु के लिए सूत्र है अयंग ही किंगी थी। यकार आदि कित प्रत्यय परे होने पर शी धातु को अयंग आदेश होता है, तो शी को हो जाएगा शय, और फिर हम द्वित्व करेंगे शय शय, शय शय द्वित्व करेंगे तो शय शय द्वित्व करके बनेगा शशय, और फिर दीर्घों किता से अभ्यास को दीर्घ करेंगे तो शाशय बनेगा। यंग बैठा है तो शाशयी है, और यंग का लुक हो गया तो धातु बनेगा शेषी। तो जब हमने द्वित्व किया तो यंग होने पर यंग लुक होने पर एक साथ विचार किया द्वित्व, तो द्वित्व विधि और सामान्य अभ्यास कार्य ये हमने एक साथ पढ़ लिए। किंतु जब विशेष अभ्यास कार्य हम पढ़ते हैं तो हमें यंग और यंग लुक को अलग अलग करके देखना होता है, और यह सावधानी हम सदा रखें कि यंग प्रत्यय सामने बैठा है तो यंग को निमित्त मानकर होने वाले अंग कार्य हम पहले करें और द्वित्व बाद में करें। और यंग का लुक हो गया है तो यंग को निमित्त मानकर कुछ कार्य प्राप्त ही नहीं होगा, तो वहाँ हम स्वतंत्र हैं कि हम धातु को सीधा द्वित्व कर दें वे धातु को छोड़ करके। तो ये हमने एकारांत धातुओं से यंग लोगों धातु बना लिए। सामान्य अभ्यास कार्य करेंगे और विशेष अभ्यास कार्य क्या करेंगे? गुणों यंग लोगों से अभ्यास के अंत में आने वाले कार्य को हम गुण कर देंगे। और उकारांत धातु लेते हैं तो इनको भी हमने पहले द्वित्व किया, द्वित्व करके हमने सामान्य अभ्यास कार्य किए, जैसे भू तो भू भू, फिर बुभू ह्रस्व किया, अभ्यास से चर्च किया तो बुभू तक बन गया, बुभू तक बन गया। अब यंग परे हो चाहे यंगलुक परे हो, अभ्यास के उकार को हम गुण करेंगे गुणों यंगलुको सूत्र से, तो धातु बनेगा बो भू। यंगलुगंत धातु बना बो भू, और यंगत बनेगा बो भूय, यंगत बनेगा बो भूय, यंगलुगंत बनेगा बो भू, ये बन गए। तो यंगत की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, एक दो हम दिखा रहे हैं आपको तुलनात्मक, अन्यथा भी हम केवल यंगलुगंत धातु बना रहे हैं। तो भू 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 बुभू बोभू, लू लूलू लुलू लोलू, नू नूनू नूनू, बस इतनी बनाना है। यंग को निमित्त मानकर कोई कार्य नहीं करना है। और ये जो हु धातु आएगा जो इत्यादिगण वाला हु, जिसके अंत में छोटा हु है ह्रस्व, तो हु जुहू, अभ्यास को गुण किया गुणों यंग लोगों से तो जो हु। तो देखिए ये जो बना है वे धातु से, ये बना है जो हु, और जो हु धातु से बनेगा ये बनेगा जो हु। हु जो होती से जो बनेगा ये जो हु ह्रस्व कारांत होगा, और वे से जो बनेगा ये दीर्घ कारांत होगा, क्योंकि हला से दीर्घ हो गया है। तो वहाँ बनेगा जो होती जो हूतः, इससे बनेगा जो होती जो हुतः, ये दोनों भेद हो जाए। तो आकारांत इकारांत और उकारांत सारे धातुओं के हमने यज्ञलुगंत धातु बना लिए। अब हम लेते हैं क्रम से ह्रस्व ऋकारांत धातु, जिनके अंत में ह्रस्व ऋकार है। उनके बाद आया यंग, और यंग का हो गया लुक। लुक हो गया तो यंग को निमित्त मानकर कोई कार्य प्राप्त नहीं हुआ, यंग बैठा रहता तो हमको करना पड़ता, तो यंग तो चला गया, तो हमने धातु को द्वित्व कर दिया, संयंगों से द्वित्व किया। तो क्री 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 169 पृष्ठ पर देखिए 169 पर, ये सब एक के बाद एक दिए हुए हैं। क्री 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 ये द्वित्व हो गया। फिर अभ्यास कार्य हमने किया, होशु किया, उरत किया, हलादि शेषा किया तो बना चक्री। सामान्य अभ्यास कार्य करके हमने चक्री बनाया। लिट में यही बनता है ना, सामान्य अभ्यास कार्य यही है कि द्वित्व करिए, होशु कीजिए, उरत कीजिए, जो जो प्राप्त है सामान्य कर लिया। अब इसके लिए विशेष क्या है? तो ये जो विशेष बताया जा रहा है सूत्र है 169 पृष्ठ पर ऋतश्च, ये ध्यान दीजिए कि दीर्घों के तहत जो सूत्र था वो यंग और यंगलुक दोनों में दीर्घ करता था।
जो गुणों यंग लुको है, ये यंग यंग लुक दोनों परे होने पर अभ्यास को गुण कर रहा है। किंतु ये जो ऋकारांत धातुओं के लिए ऋतश्च सूत्र आया है, तो ये ऋतश्च सूत्र कहता है कि ऋकारांत धातुओं का जो अभ्यास, उसको रीक, ऋक और रुक, ये 3 आगम कीजिए। कब कीजिए? केवल यंगलुक परे होने पर। ये 3 आगम केवल यंगलुक के लिए कहे गए, ये यंग के लिए नहीं कहे गए। तो ह्रस्व ऋकारांत धातु है, उसको हमने द्वित्व किया, सामान्य अभ्यासकारी किए। उनको करने के बाद हमने क्या किया कि ऋकारांत धातुओं का जो अभ्यास बना है, ये जो बन गया ऋकारांत धातु क्री, इसका अभ्यास बना ये 4। इसको 3 आगम होंगे, एक रीक होगा, एक ऋक होगा और एक रुक होगा। रुक में उक की संज्ञा होकर के रा बचेगा, तो री, रि और रा, ये 3 आगम हो जाएंगे। तो बनेगा ये चरी क्री 1 और चरी क्री 2 और चर क्री 3। ह्रस्व ऋकारांत धातुओं से 3 प्रकार के यंग लुगंत धातु निष्पन्न होंगे। और यंग की बात यंग में बताएंगे, अभी हम यंग लुगंत की बात कर रहे हैं। तो जो ह्रस्व ऋकारांत धातु हैं, उनको द्वित्व हमने किया और सामान्य अभ्यास कार्य हमने किए। उतना करने के बाद जो बन गया चक्री, यहाँ तक हम पहुँच गए। तो ऋकारांत धातु का जो अभ्यास, ऋकारांत धातु है क्री, इसका अभ्यास है च, इसको 3 आगम हो गए और तीनों आगम कित हैं। तो कित आगम जिसको कहे जाते हैं उसके अंत में बैठते हैं, आद्यंतौ टकितो। तो ये 3 धातु बन गए, चरीक्री, चरिक्री और चरक्री। ये सूत्र केवल यंग लोग के लिए है, क्योंकि इसके ऊपर सूत्र बैठा है रुक ऋकौचर लुकी, और लुकी की अनुवृत्ति लेता है, लुकी की अनुवृत्ति लेता है। तो ये तीनों आगम केवल यंगलुक में होंगे, यंग में नहीं होंगे। तो ये तीनों आगम कौन कौन से तीनों आगम? रुक, ऋक और रीक। ये तीनों आगम ह्रस्व ऋकारांत धातुओं के अभ्यास को कब होंगे? यंगलुक होने पर, यंग होने पर नहीं होंगे। जब ऋकारांत धातुओं से हम यंग करेंगे तो रींग ऋता सूत्र से उस ऋकार के स्थान पर रींग हो जाएगा, तो धातु ईकारांत बन जाएगा, ऋकारांत रहेगा ही नहीं। तो 2 अलग अलग रास्ते हैं। कहाँ तक रास्ता समान है? द्वित्व और सामान्य अभ्यास कार्य तक रास्ता समान है। उसके बाद जब विशेष अभ्यास कार्य आए तो रास्ते दोनों के बदल गए। तो अलग अलग करके हम विचार कर रहे हैं। ये हमने ह्रस्व ऋकारांत धातुओं से यंगलुगंत धातु बना दिए। तो क्री, चरीक्री, चरिक्री, चरक्री, भ्री, बरी भ्री, बरी भ्री, बरभ्री, री, जरी री, जरी री, जर री। 169 पृष्ठ पर दिए हैं। इसी प्रकार सब बना लीजिए। आपको एक अच्छे ऋकारांत धातु देखना है तो हमने इसी पुस्तक में 9 गणों को मिला करके एक धातु पाठ बनाया है विलक्षण, जैसा किसी ने आज तक नहीं बनाया। और धातु प्रत्यय को दृष्टि में रखकर 9 गणों को मिलाकर हमने एक साथ बना दिया है। तो ये देखिए 12 पृष्ठ पर पहले सारे आकारांत धातु आपको मिल जाएंगे 9 गण के, फिर सारे इकारांत हैं, फिर सारे ईकारांत हैं, फिर सारे उकारांत हैं, फिर सारे उकारांत हैं, फिर सारे ऋकारांत हैं। आप देख लीजिए यहाँ चलिए 173 से लेकर के 203 तक सारे ह्रस्व ऋकारांत धातु हैं। इनको रख लीजिए और बनाते चले जाइए, सब एक साथ मिल जाएंगे, एक साथ सारे उदाहरण मिलेंगे। तो ह्रस्व ऋकारांत धातुओं के हमने यंगलुगंत धातु बना लिए। अब हम दीर्घ ऋकारांत धातुओं की यंगलुगंत धातु बना रहे हैं। ऐसे धातु जिनके अंत में दीर्घ ऋकार है, दीर्घ ऋकार जिनके अंत में है। ये भी सब इकट्ठे दिए हुए हैं इस धातु पाठ में, आप देख सकते हैं। तो इनसे हमने लगाया यंग। 170 पृष्ठ पर देखिए, ये लिखे हैं बहुत सारे। तो त्रि धातु हमने लिया, इससे यंग लगाया और यंग का हमने लुक कर दिया। लुक करने के बाद भी हमने उसको द्वित्व किया प्रत्यय लक्षण से, फिर सामान्य अभ्यास कार्य किए। तो क्या बन गया? त्रि त्रि बना। फिर उरत से हमने अभ्यास के री को अत किया और अपर होके अर बन गया।
फिर हमने उसको हलादि शेषा से रा का लोप कर दिया तो बन गया तत्री। देखिए त्री, त्री त्री, तर त्री और तत्री, तत्री बन गया। अब यहाँ तो कोई आगम हो नहीं सकता क्योंकि ऋतश्च ने जो आगम किया है उसने रिकार को तपर कर दिया है, तो तपर करने से ह्रस्व रिकारांत तो कोई होगा आगम। तपर करने से ह्रस्व रिकारांत धातु का जो अभ्यास उसी को 3 आगम होंगे और दीर्घ रिकारांत को एक भी आगम नहीं होगा, कोई आगम उसके लिए नहीं कहा। तो सामान्य सूत्र क्या आएगा, तो अभ्यास का जो आकार उसको दीर्घ हो जाएगा यंग परे होने पर और यंगलोक परे होने पर। तो यंगलोक परे होने पर अभ्यास का जो आकार है इन सब धातुओं के अभ्यास के अंत में आकार आएगा। त्री तत्री, इसको दीर्घ करेंगे तो तात्री, जरी जजरी तो जाजरी, श्री शश्री शाश्री, द्री दद्री दादरी, ये सारे प्री पपरी पापरी, जितने भी धातु हैं जिनके अंत में दीर्घ रिकार है उनके रूप ऐसे बनेंगे। तात्री, त्री तत्री तात्री, तातरती तातरीत इत्यादि रूप बन जाएंगे। एक भी आगम नहीं होगा। ह्रस्व रिकारांत धातुओं के अभ्यास को 3 आगम और दीर्घ रिकारांत धातुओं को कोई आगम नहीं, तो उनके अभ्यास को फिर दीर्घोक्ता लग जाएगा। वो कहा है दीर्घोक्ता में, अकिता क्यों कहा है? अकित अभ्यास को दीर्घ होता है, अकित अभ्यास को दीर्घ होता है और कित अभ्यास को दीर्घ नहीं होता। तो ये तत्री जो है दीर्घ रिकारांत, इसका अभ्यास अकित है, इसमें कोई कित आगम नहीं हुआ ना, तो इसको दीर्घ कर दिया हमने। और वो जो चक्री बनाया हमने, ये ह्रस्व रिकार से जो हमने चक्री बनाया, तो यहाँ तो 3 आगम घुस गए आकर, यहाँ आके बाद 3 आगम आ गए, तो अभ्यास कैसा हो गया? कित हो गया। ऋक किया तो भी कित, ऋक किया तो भी कित और रुक किया तो भी कित। तो चक्री का जो अभ्यास है, ह्रस्व रिकारांत धातु का जो अभ्यास है वो कित है, कित अभ्यास है, तो उसको दीर्घोक्ता नहीं लगा। और ये जो हमने तत्री बनाया दीर्घ रिकारांत धातु को, इसका अभ्यास अकित है क्योंकि इसको कोई आगम नहीं कहा गया। तो दीर्घ रिकारांत धातुओं के अभ्यास को दीर्घोक्ता से दीर्घ होगा और ह्रस्व रिकारांत धातुओं के अभ्यास को दीर्घोक्ता नहीं लगेगा क्योंकि वह 3 कित आगम हो गए, तो इनका अभ्यास कित हो गया। तो दीर्घोक्ता में अकिता क्यों कहा है कि जब अभ्यास कित नहीं होगा तो दीर्घ होगा और कित होगा तो दीर्घ नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ भी कित आगम हो गए अभ्यास को वहाँ दीर्घोक्ता नहीं लगेगा। इस प्रकार हमने सारे अजंत धातुओं से यंग लुगंत धातु निष्पन्न कर लिए, खंड खंड में कर लिए। अब हम हलंत धातुओं से यंग लुगंत धातु बनाए, ये मानकर बनाए कि यंग का लुक होने के बाद हमें यंग को निमित्त मानकर कोई अंग कार्य नहीं करना, क्योंकि लुक हो जाने से न लुमतांग से सूत्र आएगा और वो कहेगा कि जिसका लुक हो गया है उसको निमित्त मानकर आप कोई अंग कार्य नहीं कर सकते। और यंग बैठा है तो हमको तन्निमित्तक अंग कार्य करके द्रुत करना है। ये सावधानी समझ लीजिए क्योंकि इसके बाद हमको यंगन धातु बनाना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें अनिदित धातु। 170 पृष्ठ पर देखिए अनिदित धातु, ये खंड खंड करके हमने इसलिए किया है कि बात पूरी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम अनिदित धातु लेते हैं। अनिदित धातु कौन से होते हैं? जिसमें इकार की संज्ञा नहीं होती है और उपधा में नकार पड़ा हुआ होता है। 47 धातु हम जानते हैं, अंच तंच वंच लुंच, ये सब जानते हैं। ये जो 47 अनिदित धातु पढ़े गए हैं ये लिखे हैं 170 पृष्ठ पर। अभी तक प्रत्येक कित प्रत्यय के लिए हमने इनका संग्रह करके इकट्ठा दिया है। तो इनमें से हम जो आजादी धातु हैं अंज अंज इंध उन्द उम्भ रिम्भ, इनको हम हटा दें और बाकी का विचार करें। तो इनको हम क्यों हटा दें? आजादी धातुओं को क्यों हटा दें? क्योंकि इससे यंग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये आजादी है। धातु रेखा तो हलादे क्रिया समझारे हलादी को कहता है। धातु रेखा चो हलादे क्रिया समझारे यंग से हलादी एकाच धातुओं से यंग होता है, आजादी से होता ही नहीं। तो इनको हटा दें। अब जो बच गए उन धातुओं का हम विचार करें। तो हम इनका क्या विचार करें?
कि वंच धातु है। वंच, तंच, त्वंच, लुंच जो भी धातु हैं, इनके बाद यंग बैठा है। यदि यंग बैठा है तो हम पहले क्या काम करेंगे? अनिदिताम हलोपधाया किंगति सूत्र से नकार का लोप करेंगे। यदि यंग बैठा है तो पहले हमको करना पड़ेगा अनिदिताम हलोपधाया किंगति से न का लोप, उसके बाद द्वित्व होगा, वच वच द्वित्व। और यदि वंच धातु के बाद आने वाले यंग का हमने लुक कर दिया तो लुक हो गया, तो अनिदिताम सूत्र लगेगा ही नहीं और ना का लोप होगा ही नहीं। तब बनेगा वंच वंच वंच। इसमें ना लिख के ही बताते हैं हम, या नहीं लिखते। तो यंग बैठा है तो हम अनिदिताम हल उपधाया किंगति सूत्र से उपधा के नकार का लोप करेंगे। अनिदित धातुओं की उपधा के नकार का लोप करके तब द्वित्व करेंगे। तो वंच में पहले लोप करेंगे तो पहले वच बनाएंगे, वच वच ववच बनाएंगे। लुंच से लुच लुच लुलुच बनाएंगे, पहले ये करेंगे। किंतु यदि यंग का हमने लुक कर दिया है यंगोचिच से, तब लुक होने के कारण अनिताम से होने वाला नालोप प्राप्त ही नहीं होगा, नलुमदांगा से लग जाएगा। तो हम वंच वंच ववंच ऐसा द्वित्व करेंगे। ये सावधानी पूरे यंग यज्ञ में हमको रखना है। तो ये धातु लिखे हुए हैं, इतने धातुओं का हमने द्वित्व किया। तो वंच वंच ववंच चंच चंच चचंच तंच तंच ततंच त्वंच त्वंच तत्वंच ऐसे हम बना लें तो ये तो बन जाएंगे। पर इसमें से ये 7 धातु विशेष निकल आए, इसलिए इनको हम अलग से बता रहे हैं। ये सूत्र है अभ्यास कार्य में, इसको ध्यान रखिए कि अभ्यास कार्य का प्रकरण कहाँ है। अष्टाध्यायी में 7-4-58 से चलता है और 97 तक जाता है। उसमें पहले सामान्य अभ्यास कार्य बताए जाते हैं, फिर इन 5 प्रत्ययों के लिए अलग से 5 अभ्यास कार्य विशेष बताए जाते हैं। पहले जो अभ्यास कार्य बताए ह्रस्व से लेकर के द्वितीय स्वाप्यो संप्रसावनम तक, ये अभ्यास कार्य इन 5 प्रत्ययों के लगने पर होते हैं। उसके बाद इन्होंने जो बताए लिट और श्लू और सन, यंग और चम, ये 5 प्रत्ययों में द्वित्व होता है। तो 5 के लिए 5 अलग से बना दिए, अर्थात अभ्यास कार्य के 6 हिस्से बनाए, एक सामान्य अभ्यास कार्य और 5 प्रत्ययों के विशेष अभ्यास कार्य। तो सामान्य तो सबको पढ़ना पड़ेगा, 5 प्रत्ययों के लिए सामान्य पढ़ना पड़ेगा, और यंग लोग के लिए ये विशेष पढ़ना पड़ेगा जिनको हम पढ़ रहे हैं। तो सूत्र आता है वहाँ 7-4-84 में, सारे अभ्यास कार्य एक साथ हैं। ये पाणिनि की विशेषता है कि एक कार्य के लिए एक प्रकरण बनाते हैं। जब वो अभ्यास कार्य कहते हैं तो केवल अभ्यास कार्य कहते हैं। तो सीधा वहाँ जाए और देख लें, हमको अष्टाध्यायी के अध्येता को भटकना नहीं पड़ता, अष्टाध्यायी के अध्येता को भटकना नहीं पड़ता, पन्ने पलटते रहो ऐसा नहीं करना पड़ता, सीधा खोल लीजिए जाके। तो सूत्र आता है नीक वंचु स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत पदस्कंदाम, ये सूत्र है। इस सूत्र में जितने धातु पढ़े गए हैं, इन धातुओं के अभ्यास को नीक का आगम हो जाता है। कब होता है? यंग परे होने पर भी और यंग लोग परे होने पर भी। तो जो हमने द्वित्व करने के पहले नाकालोप कर लिया यंग में और नाकालोप नहीं किया यंग लोप में, ये तो द्वित्व करने के पहले की बात है। तो वंच से हमने बनाया ववंच, ये हमने वंच धातु लिया था वंच। जब यंग लगाया तो ना का लोप करके द्वित्व किया तो ववच बन गया, और जब यंग का लोप किया तो ना का लोप किए बिना द्वित्व कर दिया तो ववंच बन गया। तो ववच बने अथवा ववंच बने, इससे कोई मतलब नहीं। ये विशेष अभ्यास कार्य कहता है वंच स्रंस ध्वंस भ्रंस कस पत पद और स्कंद, इतने धातुओं के अभ्यास को नीक का आगम होता है यंग परे होने पर भी यंगलुक होने पर भी। तो ये जो वा था अभ्यास, इसको नीक का आगम हो गया तो बन गया वनी वच। तो यंगंत धातु बना वनी वच, वनी वच, और यंगलुगंत बन गया वनी वंच। यंगलुगंत वनी वंच और यंगंत वनी वच, ये 2 अलग अलग बनते जाएंगे। तो अनिदत धातुओं में से इन धातुओं के लिए हम सावधानी रखें, ये विशेष बता रहे हैं। जिन धातुओं के लिए आगम बता रहे हैं वो विशेष हैं, और जिनमें कोई आगम नहीं होगा वहाँ सामान्य कार्य हो जाएगा।
सामान्य कार्य क्या है? दीर्घो किता से अभ्यास के आ को दीर्घ और गुणों यंगलुकों से अभ्यास के इकार को गुण, अभ्यास के उकार को गुण। ये दो सूत्र सामान्य हो गए, अभी विशेषण है और एक साथ चल रहे हैं गुणों यंगलुको हो। ये जो कार्य बताए जा रहे हैं विशेष अभ्यास कार्य, ये यंग परे होने पर भी होते हैं और यंगलुक परे होने पर भी होते हैं। पर अंत में जो दो कार्य बताए जाएंगे, अंत में दो सूत्र आएंगे, रुग ऋकौच लुकी और ऋतश्च जो हम पढ़ चुके हैं। ये दो सूत्र यंगलुक में होंगे और यंग में नहीं। दो सूत्र जो अंत में आएंगे ये यंगलुक में तो लगेंगे और यंगंत में नहीं लगेंगे। और बाकी जितने विशेष अभ्यास कार्य कहे जा रहे हैं ये यंग यंगलुक दोनों में होंगे, इसलिए यंगलुको कह करके प्रकरण को आरंभ किया है। तो वंच 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 ववंच 171 पृष्ठ देखिए। वंच 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 ववंच, और ववंच बनने के बाद अभ्यास को नीक का आगम किया तो वनी वंच, ये यंगलुगंत धातु बन गया। स्रंस 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 हलादि शेषा सस्रंस, नीक का आगम किया तो सनी स्रंस। ध्वंस ध्वंस ध्वंस, सामान्य अभ्यास कार्य करके दब ध्वंस, और विशेष अभ्यास कार्य किया नीक का आगम तो दनी ध्वंस। और भ्रंश से भ्रंश भ्रंश बभ्रंश, सामान्य अभ्यास कार्य करके बभ्रंश बना और विशेष अभ्यास कार्य क्या किया नीक का आगम तो बनी भ्रंश। स्कंद 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 कसकंद और चस्कंद, विशेष अभ्यास कार्य क्या नीक का आगम तो चनी स्कंद। वनी वंच सनी स्रंस धनी ध्वंस बनी भ्रंश चनी स्कंद, ये 5 विशेष धातु बन गए अनिदित में से यंग लुगंत। और यदि यंग का लुक नहीं हुआ है तब पहले ना का लोप हो जाएगा, तो बनेंगे वनी वच्य सनी स्रस्य धनी ध्वस्य बनी भ्रस्य चनी स्कध्य। ये दृष्टि में सामने रखें कि यंग बैठा है तो आपको यंग के अनुसार चलना पड़ेगा, यंग चला गया तो आप स्वतंत्र, कोई बंधन ही नहीं, आप अपने हिसाब से। अब इसमें बचे हुए धातु जो हैं कस पत पद, ये अनिदित तो नहीं है पर इनको नीक का आगम होता है, सूत्र पठित है। तो पत पपत पनीपत, पद पपद पनीपद, और कस चकस चनीकस, ये धातु बने यंग लुगंत। और जब यंग का लुक नहीं हुआ तो पनीपत्य पनीपद्य चनीकस्य, ये बन जाएंगे। तो अभी हम विचार कर रहे हैं यंग लुगंत धातुओं, प्रसंग वशात बता रहे हैं उनको। अब दंश और भंज धातु आए, ये दो भी अनिदित हैं, तो इनको हमने दंश दंश व्युत्तर किया। तो इन दो धातुओं के लिए सूत्र है जप जभ दह दश भंज पशांच। तो ये जो सूत्र में धातु पढ़े गए हैं इनके अभ्यास को नुक का आगम होता है। ये आगम यंग परे होने पर भी होता है, यंगलुक परे होने पर भी होता है। तो भंज धातु था तो भंज भंज बभंज हमने बना दिया, और बभंज बना के इसका जो अभ्यास है बा, इसको हमने नुक का आगम कर दिया। नुक कित है तो यहाँ जाके नुक बैठेगा। अब ये जो नुक आगम होता है, इस नुक आगम के लिए दो बातें कही गई, ये सावधानी से समझिए। तो ये जो नुक का आगम कहा गया है ये आगम नुक का नहीं होता, ये अनुस्वार का आगम होता है। तो अनुस्वार का आगम हुआ तो नश्चा पदांता से झली से उसको अनुस्वार बनाने की बात खत्म हो गई, क्योंकि झल दिखेगा तब तो आप अनुस्वार बनाएंगे। यदि यम धातु आ जाएगा यम यम यम, अब आपने यहाँ नुक का आगम किया, यम धातु के अभ्यास को जब आपने नुक का आगम किया तो ना को अनुस्वार कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला यह झल नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा ये नुक का आगम ही नहीं है। नुक जब कहें तो समझ लीजिए कि अनुस्वार है, नुक अनुस्वार का उपलक्षण है। तो ये नुक का आगम कहा जा रहा है अभ्यास को, ये वास्तव में अनुस्वार का आगम है। तो भंज था तो ये बन गया बम भंज, ये बन गया बम भंज, अनुस्वार का आगम हो गया। तो इसमें दो बातें कही कि जो आगम है वो नुक कहा जा रहा है, आप उसको अनुस्वार समझिए,
और दूसरी बात एक वार्तिक बनाया, पदांतवत चेति वक्तव्य। इस अनुस्वार को आप पदांतवत मानिए, क्योंकि ये तो अभ्यास को हो रहा है, पदांत तो है ही नहीं, धातु नहीं बना है, अभी तो धातु ही पूरा नहीं बना है, पदांत कहाँ होगा। पर इस अनुस्वार को आप पदांतवत मान लीजिए, इस वार्तिक ने कहा। तो पदांतवत मानने से क्या हुआ कि वह पदांतस्य, ये सूत्र लग गया, और इसको विकल्प से परसवर्ण हो गया। तो अनुस्वार को परसवर्ण हुआ तो क्या हो गया, धातु बन गया बमभंज। अनुस्वार को भा के समान हो गया। यदि पदांतवत नहीं होता तो परसवर्ण कैसे करते आप, परसवर्ण कैसे करते? तो बमभंज बन गया, ये बमभंज धातु बन गया। इसको हम बाद में करेंगे अनुस्वार परसवर्ण, आगे जैसा प्रत्यय आएगा उसके अनुसार, इसको अभी करने का कोई औचित्य नहीं है। पर इसको हमने अनुस्वार आगम किया और परसवर्ण किया पदांतस्य, पदांतवत मान करके, तो बमभंज धातु बन गया। ये यंग लुगंत धातु है, और यदि यंग होगा तो इसका पहले लोप हो जाएगा, तो बमभज्य बनेगा। अब हम विचार करते हैं दूसरा धातु इस सूत्र में कहा है जो दंश, दंश दंश ददंश बन गया, यंग का लोप हो गया है। अभ्यास को हमने आगम किया अनुस्वार का और उसको हमने परसवर्ण कर दिया, तो दंदंश बना है। क्यों दंदंश बना रहे हैं? क्योंकि यंग प्रत्यय का लुक हो गया है, और लुक होने के कारण अनिद्राम उपधाया किंग सूत्र से उपधा के नकार का लोप नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे बमभंज में नहीं हुआ तो दंदंश में भी नहीं होना चाहिए, और दंदंश में तो ना का लोप हो जाता है और धातु बनता है दंदश, दंदश धातु बनता है। ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है? ये ऐसे बनता है, देखिए बमभंज में हमने ना का लोप नहीं किया क्योंकि यंग का लुक हो गया है। जब यंग का लुक हो गया तो निमित्त ही नष्ट हो गया, निमित्त नष्ट हो गया तो अनिद्राम सूत्र से उपधा के नकार का लोप नहीं होगा। निमित्त कौन था? कित प्रत्यय, गित प्रत्यय नहीं है तो लोप नहीं हुआ। तो बमभंज, वनी वंच, दनी ध्वंस ऐसे रूप हमने बनाए। तो जब किसी नकार का लोप नहीं किया उपधा में तो दंश के नकार का लोप कैसे कर सकते हैं हम? तो कहते हैं सूत्रकार ने स्वयं कर दिया है। सूत्रकार कहते हैं जप जब दह दश भंज पशांच, तो भंज में तो ना के सहित पढ़ रहे हैं धातु को, और दंश में ना का लोप करके धातु पढ़ रहे हैं। दंश में धातु को ना लोप करके ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए दंश को जो दश कहा है इन सूत्र में, तो नकार लोपार्थम एवं निर्दिष्ट है। दंश के नकार का लोप हो जाए यंग का लुक होने के बाद भी, इसलिए सूत्रकार ने इसको दंश को दश पढ़ दिया। बताते हैं कि लुप सद चर जप जब दह दश ग्रीभ्यो भाव कर रहा, वहां भी दंश को दश कहते हैं, वहां भी दंश को दश कहा है और यहां भी दंश को दश कहा है। तो भंज को तो आप भंज कह रहे हैं, वंच को आप वंच कह रहे हैं, स्रंस को स्रंस कह रहे हैं, ध्वंस को ध्वंस कह रहे हैं, तो दंश को दश क्यों कह रहे हैं? तो सूत्रकार को इष्ट है कि यंग का लुक होने के बाद भी दंश की उपधा के नकार का लोप हो जाए। तो भंज से बना बमभंज और दंश से बना दंदश, ये यंगलुगंत धातु बने। और यदि यंगंत होते तो क्या बनता? तो ना का लोप पहले हो जाता। तो बमभज्य और दंदश्य, बमभज्य और दंदश्य ये धातु बनते, वहां तो ना का लोप पहले करना ही पड़ता। यंग लोक होने पर दंदश धातु बनेगा और यंग के रहने पर दंदश्य धातु बनेगा। नुगागम तो दोनों में हो रहा है। हम अनिदित धातुओं से यंग प्रत्यय का लुक करके यंग लुगन धातु बना रहे हैं। तो जिन अनिदित धातुओं में विशेष आगम हुए उनका हमने विचार कर लिया कि वंच स्रंस ध्वंस भ्रंश और स्कंद, इनके अभ्यास को हमने नीत का आगम किया और दंश भंज के अभ्यास को हमने नुक का आगम किया। अब जो अनिदित धातु बच गए उनके अभ्यास को कोई आगम हमें नहीं करना। तो जब कोई आगम नहीं होता तो दो सूत्र आते हैं, दीर्घोक्यता और गुणो यंगलुको। तो देखिए 171 पृष्ठ पर देखिए, ये धातु लिखे हैं चंच तंच त्वंच रंज संज स्वंज मंत्र में, इनसे हमने यंग का लुक किया। तो रंज रंज ररंज मंथ मंथ ममंथ तंच तंच ततंच,
ये बन गए। इनके अभ्यास को कोई आगम नहीं कहा गया। तो जब अभ्यास को कोई आगम नहीं कहा जाता तो अभ्यास के अंत में रहने वाले अत को हो जाता है दीर्घ, दीर्घोक्तता से। तो चंच चंच, चंच, चाचंच, रंज रंज, ररंज, रारंज, मंथ मंथ, ममंथ, मामंथ, ये बन जाए। एक एक को क्यों बनाए लिखें आप देख लीजिए। और जब द्वित्वादि कार्य करने के बाद अभ्यास को कोई आगम ना हो तो अभ्यास के अंत में रहने वाले इकार उकार को हम गुणों यंगकों से गुण करते हैं। तो लुंच, लुंच लुंच, लुलुंच, लोलुंच, कुंच, कुंच कुंच, चुकुंच, चोकुंच, गुंफ, गुंफ गुंफ, जुगुंफ, जो गुंफ। ठीक है। तो हमने देखा कि जिनको आगम नहीं कहे गए हैं उन अनिदित धातुओं के अभ्यास के अंत में यदि अकार है तो उसको दीर्घोक्तता से हम दीर्घ करेंगे, और उकार इकार है तो उनको गुणों यंगकों से हम गुण कर देंगे। अब हम उन अनिदित धातुओं को देखें जिनमें रिकार है। जब धातु अनिदित है अर्थात जिसकी उपधा में नकार है, तो उपधा में नकार है तो उपधा में रिकार तो हो नहीं सकता, तो ये धातु ऋतुपद नहीं हो सकते। तो अब हम सूत्र पढ़ रहे हैं रीत ऋतुपदश्च। ये सूत्र किन धातुओं के लिए बना है? जो धातु ऋतुपद है, जिनकी उपधा में रिकार है या जिनमें रिकार उपधा में नहीं है, धातु में अन्यत्र कहीं है, जो रिकारवान धातु है, ऐसे धातुओं के अभ्यास को रीक का आगम हो जाता है यंग परे होने पर और यंगलुक होने पर। तो हमने धातु लिया त्रिम्फ, ये देखिए धातु है त्रिम्फ, ये ऋतुपद नहीं है, रिकारवान है। सूत्र कहता है दोनों के लिए, धातु ऋतुपद हो या रिकारवान हो। तो धातु लिया त्रिम्फ, तो त्रिम्फ त्रिम्फ, तत्रिम्फ हो गया, तत्रिम्फ। ये धातु ऋतुपद नहीं है और रिकारवान तो है ना। वार्तिक कहता है ऋत्वतः, तो ऋत्वत है, तो इसके अभ्यास को रीक का आगम हो गया। तो बन गया तरी त्रिम्फ, द्रिम्फ, दरी द्रिम्फ, श्रिम्भ, सरी श्रिम्भ और त्रिम्ह, तरी त्रिम्ह। ये 172 पृष्ठ पर दिया हुआ है। तो ये हमने अनिदित धातुओं की यंगलुगन धातु बना लिए। तो इस प्रकार हमने आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, दीर्घ ऋकारांत और अनिदित इतने धातुओं से यंगलुगंत धातु निष्पन्न कर लिए। खंड खंड में विचार किया तो पूरे वर्ग का विचार हमारे सामने उपस्थित हो गया। और आज के व्याख्यान में इतना।